पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़ में हम पल्मोनरी एम्बोलिज्म कर चुके हैं। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस पल्मोनरी हाइपरटेंशन। पल्मोनरी हाइपरटेंशन से पहले नॉर्मल जो पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर्स हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। मीन पल्मोनरी आर्टीरियल प्रेशर इज़ अबाउट 15 mmHg. Pulmonary arterial systolic pressure is 25 mmHg and diastolic is 10 mmHg. ठीक है, and pulmonary venous pressure is about 8 mmHg. So actually the pressure is of low resistance. Blood pressure is only about 1/8 of systemic blood pressure. Pulmonary hypertension occurs when mean pulmonary pressure reaches 1/4 of systemic levels. ठीक है, 1/8 से जब 1/4 तक पहुंच जाए, that is called pulmonary hypertension. What is pulmonary hypertension? By definition, mean pulmonary artery pressure more than 25 mmHg at rest, that is normal mean pressure which is 15 mmHg. ठीक है, लेकिन अगर वो इंक्रीज हो जाए more than 25 mmHg हो जाए at rest, that is called pulmonary hypertension. और mean pulmonary artery pressure more than 30 mmHg with exercise. ठीक है, एक्सरसाइज जब कर रहे होते हैं तो नॉर्मल मीन प्रेशर हमारा 15 से 20 mmHg पर आ जाता है, लेकिन on exercise if more than 30 it is pulmonary hypertension. Why pulmonary hypertension actually occurs? When vessels are destroyed, like in case of emphysema, तो कैपिलरी जो हमारे हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाती हैं ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, जैसे कि थ्रोम्बोसिस है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, इन्वॉल्व्ड इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन है, ठीक है, बाय पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़, थिकन हो चुके हैं या फिर कोई पल्मोनरी वैस्कुलर डिजीज़ है, ठीक है, ये सब हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करवाते हैं। टाइप्स क्या हैं? क्लिनिकल क्लासिफिकेशन जो है पल्मोनरी हाइपरटेंशन की, ग्रुप्स एंटिटीज दैट शेयर सिमिलैरिटीज इन द पैथोफिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन एंड थेरेप्यूटिक ऑप्शंस, जो कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें कॉमनली सिमिलर हैं इनमें कि वो पैथोफिजियोलॉजी क्या है, हाउ इट इज़ अकरिंग, क्लिनिकल प्रेजेंटेशन, what features they present, and therapeutic option, how they can be treated. ठीक है, तो इन तीन सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे हमने पल्मोनरी हाइपरटेंशन को इन द क्लिनिकल ग्राउंड हमने उसको 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। फर्स्ट, नंबर 1, मोस्ट कॉमन पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन। ठीक है, द नेक्स्ट इज विच इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू द प्राइमरी कॉज एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इज इडियोपैथिक और मे बी जेनेटिक, फैमिलियल, सेकेंडरी हम बाकी सब डिस्कस करेंगे। पल्मोनरी हाइपरटेंशन विद द लेफ्ट हार्ट डिजीज़, पल्मोनरी हाइपरटेंशन एसोसिएटेड विद द लंग डिजीज़ और हाइपोक्सीमिया, पल्मोनरी हाइपरटेंशन ड्यू टू द क्रॉनिक थ्रोम्बोटिक और एम्बोलिक डिजीजेस, या फिर कोई और भी हमारे पास पल्मोनरी हाइपरटेंशन के इनके अलावा भी कोई भी कॉज हो। ठीक है, सो सबसे पहले हम करते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, जिसमें हमारे पास इडियोपैथिक लाइक प्राइमरी कॉज है। पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन जो कि एक फैमिलियल कॉज हो सकता है, जिसमें जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन हो सकती है। ठीक है, दैट इज ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड दैट आर मोर कॉमन इन वुमेन। ठीक, अच्छा, इडियोपैथिक को ही पहले कर लेते हैं, बाद में हम इसकी सेकेंडरी कॉजेज करते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन की। सो इडियोपैथिक में हमारे पास प्राइमरी कॉजेज एंड सेकेंडरी कॉजेज। प्राइमरी कॉजेज में हमने कहा कि जेनेटिक है, ठीक है, फैमिलियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अनकॉमन फैमिलियल फॉर्म कॉज बाय म्यूटेशंस इन द बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन रिसेप्टर टाइप 2 सिग्नलिंग पाथवे। ये क्या है, क्यों कॉज करवाएगा पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सेकेंडरी कॉजेज में हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन है, सीओपीडी है और बाकी तमाम कॉजेज हैं, उनको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो अगर हम जेनेटिक और प्राइमरी कॉज डिस्कस करते हैं तो उसको ऑन द बेसिस ऑफ 2 हिट थ्योरी डिस्कस किया गया है। व्हाट इज़ 2 हिट थ्योरी? कि हमारे पास जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी भी है और जो है प्री डिस्पोजिंग इन्वायरमेंटल कंडीशंस भी हैं, तो ये दोनों चीज़ें 2 हिट थ्योरी को बेस करती हैं। सो जेनेटिकली हमारे पास क्या है कि बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन रिसेप्टर 2 जो है जीन इज़ म्यूटेटेड। इट इज़ अ सेल सरफेस प्रोटीन। ये क्या है? एक सेल सरफेस प्रोटीन है दैट इज़ बिलोंगिंग टू द ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा रिसेप्टर सुपर फैमिली विच बाइंड्स अ वैरायटी ऑफ साइटोकाइंस। ठीक है, तो उसको भी वो बाइंड करता है, ये एक इसकी फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है, बहुत सारे साइटोकाइन मीडिएटर पे आके बाइंड करते हैं और उनकी वजह से आगे फर्दर उनकी कुछ फंक्शंस हैं, लाइक मे बी एपोप्टोसिस, मे बी एम्ब्रियोजेनेसिस, डिफरेंशिएशन, प्रोलिफरेशन, बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं उनकी बाइंडिंग की वजह से, इंक्लूडिंग ट्यूमर ग्रोथ फैक्टर बीटा, ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर बीटा, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, एक्टिविन, इनहिबिन, ये तमाम हमारे पास क्या है? ये साइटोकाइंस है जो कि आके हमारे पास BMP R2 रिसेप्टर पे आके बाइंड होती हैं।
ठीक है। सो BMP दैट इज बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन, बोन मॉर्फोजेनिक प्रोटीन रिसेप्टर 2, इनका जो कॉम्प्लेक्स होता है जब ये आके बाइंड हो जाता है रिसेप्टर पे, BMP व्हेन बाइंड टू द BMPR2 व्हेन बाइंड टू द रिसेप्टर, signaling is now known to be important for embryogenesis, apoptosis, सेल प्रोलिफरेशन, डिफ्रेंसिएशन, इन तमाम में इसका रोल होता है। तो द स्पेसिफिक इफेक्ट डिपेंड्स ऑन द टिश्यू एंड इट्स माइक्रो इन्वायरमेंट, कब क्या चाहिए उसको, इन्वायरमेंट किस तरह दिया गया है, तो सिग्नलिंग आगे वही फंक्शन परफॉर्म करेगी। अगर माइक्रो इन्वायरमेंट इज़ लाइक एम्ब्रियोजेनेसिस, तो एम्ब्रियोजेनेसिस वो कॉज करवाएंगी। अगर बहुत ही ज़्यादा वो वॉलनरेबल कंडीशन है दैट कैन लीड टू अपॉप्टोसिस, या फिर अगर उसको प्रोलिफरेट करवाना है दैट लीड्स टू प्रोलिफरेशन। अगर प्रोलिफरेशन हो चुकी है उसको डिफ्रेंशिएट करवाना है किसी फर्दर लाइन में तो डिफ्रेंसिएशन भी करवाएगी। इन अ वैस्कुलर टिश्यू BMPR2 signaling causes inhibition of proliferation and favors apoptosis। ठीक है, वैस्कुलर टिश्यूज में ये क्या करता है, प्रोलिफरेशन को इनहिबिट करता है और फेवर करता है एपोप्टोसिस को। तो एब्सेंस में, इसके जेनेटिक म्यूटेशंस में, इसके एब्सेंस में प्रोलिफरेशन बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है, और सर्वाइवल बहुत ज़्यादा होगी सेल्स की, क्योंकि एपोप्टोसिस नहीं हो रही। 50% ऑफ द फैमिलियल केसेस ऑफ पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन एंड 25% ऑफ स्पोरेडिक केसेस, ठीक है। और इसकी वजह से 50% हमारे पास फैमिलियल केसेस होते हैं पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन के, और 25% स्पोरेडिक केसेस होते हैं। First, how does loss of a single allele of BPMPR2 gene lead to complete loss of signaling? ये सोचा गया कि एक जीन के म्यूटेशन की वजह से एक कंप्लीट सिग्नल लॉस हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो मिक्स होके वो एक डिजीज़ को प्रमोट कर रही होती हैं। तो ये एक सिंगल जीन एलील म्यूटेशंस किस तरह वो पूरा एक डिजीज़ कॉज करवा रहा है, तो इसकी वजह से दो पॉसिबिलिटीज़ सोची गई। एक तो ये कि द म्यूटेशन माइट एक्ट एज अ डोमिनेंट नेगेटिव और अ सेकेंडरी लॉस ऑफ द नॉर्मल एलील माइट अकर इन द वैस्कुलर वॉल, ठीक है। एक तो एक डोमिनेंट नेगेटिव म्यूटेशन हो सकता है, या फिर कोई और सेकेंडरी भी लॉस हो सकती है हमारे पास वैस्कुलर वॉल में, तब उसको फिर वो होमोजाइगस शेप में दे सकती हैं उस लॉस को, ठीक है। या फिर उन्होंने कहा कि मे बी देर आर सम अदर thing which are promoting actually the disease, ठीक है। second unanswered question is why the phenotypic disease occurs only in 10 to 20% of cases। पहले तो ये कि ये एक सिंगल अलील के म्यूटेशन से किस तरह वो पल्मोनरी हाइपरटेंशन कॉज करवाएगा। दूसरा ये कि सिर्फ 10 to 20% लोगों में जिनमें म्यूटेशन है उनमें सिर्फ वो कॉज करवा रहा है, बाकी सब में म्यूटेशन है उनमें कॉज नहीं करवा रहा। तो इससे ये साबित हुआ दिस स्ट्रांगली पॉइंट्स टूवर्ड द एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडिफायर जीन्स और इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स, ठीक है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर्स भी उन्होंने कहा फिर ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, और इन दोनों की जो है मिक्सचर की वजह से फिर ये पैथोजेनेसिस होती है। दिस इज कॉल्ड टू हिट थ्योरी, ठीक है। अच्छा, वेजो रेगुलेटरी मैकेनिज्म पे भी डिपेंड करता है। वेजो रेगुलेटरी मैकेनिज्म जैसे कि प्रोस्टासाइक्लिन जो एक वाइजो डायलेटर है, नाइट्रिक ऑक्साइड, वो डिक्रीज हो चुकी हैं, और एंडोथेलिन जो एक वेजो कंस्ट्रिक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है, तो दैट कैन लीड टू वेजो कंस्ट्रिक्शन, ठीक है, वो प्रमोट करेंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास इंटायर पैथोजेनेसिस है BPMPR2 लॉकेस, ठीक है, वहाँ पे म्यूटेशन हो चुकी है, और मॉडिफायर जीन्स हैं या फिर कोई इन्वायरमेंटल ट्रिगर है। टू हिट थ्योरी के बेस पे पल्मोनरी वैस्कुलर थिकनिंग वो करवा रहे हैं। जो मीडिया है, मीडियल लाइनिंग है वेजल वॉल की, वो थिकन हो रही है, मसल फाइबर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, दैट लीड टू ऑब्स्ट्रक्शन एंड ओक्लूजन। Secondary forms of pulmonary hypertension: increased shear, mechanical injury associated with the left to right shunt, कोई बायोकेमिकल इंजरी है, ठीक है, बाय फाइब्रिन इन द थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, दैट कैन लीड टू एंडोथेलियल इंजरी। फिर उसकी वजह से हमारे पास क्या हो रहा है कि प्रोस्टासाइक्लिन इज रिड्यूस, नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस, इंक्रीज एंडोथेलिन, फिर वो अल्टीमेटली वैसोकंस्ट्रिक्शन करवाएगा। प्रोडक्शन एंड रिलीज ऑफ ग्रोथ फैक्टर्स हो रहे हैं लाइक साइटोकाइंस विच इंड्यूसेस द माइग्रेशन एंड रेप्लिकेशन ऑफ वैस्कुलर स्मूथ मसल्स की, फिर वो माइग्रेशन करवा रहे हैं, वहाँ पे उसकी प्रोलिफरेशन करवा रहे हैं, ठीक है। एक्सटेलर मैट्रिक्स को बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं, फिर वो पूरे वेसल वॉल को थिक कर रहे हैं, ठीक है। ये सेकेंडरी फॉर्म्स हैं हमारे पास, सेकेंडरी कॉजेज हैं। Pulmonary hypertension is frequently associated with the structural cardiopulmonary condition, जैसे कि इंक्रीज ब्लड फ्लो वो करवाते हैं या फिर प्रेशर कॉज करवाते हैं। पल्मोनरी वैस्कुलर रेजिस्टेंस है, या फिर लेफ्ट हार्ट रेजिस्टेंट टू द ब्लड फ्लो। क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर इंटरस्टिशियल लंग डिजीज़ है, जैसे कि उन्होंने करवा दिया हाइपोक्सिया एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग पैरेन्काइमा। उसकी वजह से क्या हुआ कि लंग पैरेन्काइमा और कैपिलरीज डिस्ट्रॉय हो गई, एम्फाइसीमा है। फिर उन्होंने पल्मोनरी हाइपोक्सिया करवा दिया। हाइपोक्सिया क्या करवाएगा, पल्मोनरी आर्टीरियल रेजिस्टेंस, पल्मोनरी हाइपरटेंशन दैट लीड टू इंक्रीज प्रेशर, कॉज पल्मोनरी हाइपरटेंशन, ठीक है। एंटीसीडेंट कंजेनाइटल एक्वायर्ड हार्ट डिजीज जैसे कि माइट्रल स्टीनोसिस है, उसमें क्या होगा
कि लेफ़्ट एट्रियल प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, रिगर्जिटेशन होगी स्टीनोसिस में, यानी हमारे पास माइट्रल स्टीनोसिस है तो इंक्रीज द लेफ्ट एट्रियल प्रेशर, उसको बहुत ज़्यादा प्रेशर जनरेट करनी पड़ेगी, तो पल्मोनरी वेनस प्रेशर उससे उसकी वजह से बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगी, ठीक है, और दैट लीड टू पल्मोनरी आर्टियल प्रेशर। एक्चुअली ये बहुत ही लंबा मैकेनिज्म है जिसको आप सिंपली हार्ट फेलियर में समझ सकते हैं कि हमारे पास जब लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर हो जाता है बिकॉज ऑफ माइट्रल स्टीनोसिस, ठीक है, वेल्वुलर डिजीजेज होती हैं, इसकी वजह से हमारे पास प्रेशर बिल्टअप हो जाता है इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, अल्टीमेटली लेफ्ट एट्रियम, फिर वहाँ से पल्मोनरी वेनस प्रेशर, वहाँ से पल्मोनरी एट्रियल प्रेशर, ठीक है, पूरा वो कंजस्टेड और एडिमेटस हो जाता है हमारी पूरी पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अच्छा, रिकरेंट थ्रोम्बो एम्बोले है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होगा कि फंक्शनल क्रॉस सेक्शनल एरिया रिड्यूस हो जाएगा, ऑब्स्ट्रक्शन है वेसल में, ठीक है, ऑफ द पल्मोनरी वेस्कुलर बट विच इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस एंड कॉजेज द इंक्रीज प्रेशर और हाइपरटेंशन। कनेक्टिव टिश्यू डिजीजेज जैसे कि मोस्ट नोटेबली सिस्टमिक स्क्लेरोसिस इन्वॉल्व द पल्मोनरी वेस्कुलेचर, कॉज इन्फ्लेमेशन, फाइब्रोसिस, मीडियल हाइपरट्रॉफी एंड दैट अल्टीमेटली लीड टू पल्मोनरी हाइपरटेंशन। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया इज अ कॉमन डिसऑर्डर दैट इज एसोसिएटेड विद द ओबेसिटी, उसमें भी हो सकता है, ठीक है। ड्रग्स हैं जैसे कि एनोरॉक्सिजेंस हैं, लाइक एमानोरॉक्स है, फेनफ्लोरामीन है, एम्फेटामीन है, ये भी कॉज करवाती हैं पल्मोनरी हाइपरटेंशन। अच्छा, मॉर्फोलॉजी हमें कैसे दिखाई देगी? मीडियल हाइपरट्रॉफी है, स्मूथ मसल्स बहुत ज़्यादा प्रोलिफरेट कर रहे हैं, ठीक है, एंटी एपोप्टोटिक हैं लेकिन वो प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं, प्रोलिफरेट करते जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, जो ल्यूमिन हमारे पास ऑब्स्ट्रक्ट हो रही है, मस्कुलर इलास्टिक आर्टरीज में एथेरोमास ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी एंड इट्स मेजर ब्रांचेस, द राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी इसकी वजह से, ठीक है। बेजल चेंजेस इन्वॉल्व द इंटायर आर्टीरियल ट्री फ्रॉम द मेन पल्मोनरी आर्टरीज डाउन टू द आर्टरीज एंड स्मॉलर आर्टरीज लाइक 40 to 300 माइक्रोमीटर जिनकी डायमीटर होती है आर मोस्ट प्रोमिनेंटली अफेक्टेड, ठीक है। वैसे तो पूरी इंटायर आर्टीरियल ट्री अफेक्टेड होता है लेकिन जो स्मॉलर आर्टरीज होते हैं ज़्यादा ही प्रोमिनेंटली अफेक्टेड होते हैं, जिसकी वजह से इंक्रीज मस्कुलर थिकनेस and of the medial wall is called medial hypertrophy, intimal fibrosis, sometimes narrowing the lumens to pinpoint channels, बहुत ज़्यादा समटाइम बहुत ज़्यादा सीवियरली ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है तो वो एक पिन पॉइंट चैनल बन जाता है, ठीक है। इडियोपैथिक एंड फैमिलियल पल्मोनरी आर्टीरियल हाइपरटेंशन, अनरिपेयर्ड कंजेनाइटल हार्ट डिजीज विद द लेफ्ट टू राइट शंट, उसकी वजह से भी हमारे पास क्या हो जाता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन विच एसोसिएट विद द ड्रग्स विच HIV कैन लीड टू द प्लेक्सीफॉर्म लीजन्स, जिसको हम कहते हैं प्लेक्सीफॉर्म चैनल्स बन जाते हैं, टफ टफ कैपिलरीज बन जाते हैं इन द लंग्स, ठीक है। So this above picture is showing the atheroma in the pulmonary artery and this middle one is showing the medial hypertrophy and this last one is showing the plexiform capillaries or tuft of capillaries or plexiform lesion in the lung parenchyma. Clinical findings हमें क्या मिलेंगी? Idiopathic pulmonary hypertension किन में कॉमन है? वुमेन में 20 to 40 years of age में pulmonary hypertension is common. डिस्निया, exertional डिस्निया जो है मोस्ट कॉमन साइन है pulmonary embolism की, pulmonary hypertension की, ठीक है। उसके बाद फटीग है, चेस्ट पेन ऑफ द एंजाइनल टाइप, ओवर टाइम सीवियर रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, साइनोसिस, लेफ्ट पैरास्टर्नल हीव, वाई? बिकॉज ऑफ राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी, ठीक है। तो राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो वो क्या करवाएगा? बिकॉज ऑफ पल्मोनरी हाइपरटेंशन इंक्रीजेज द आफ्टर लोड इन द राइट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होगी एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी कॉजेज पैरास्टर्नल हीव, ठीक है। और कॉर पल्मोनेल due to the right-sided heart failure, often with superimposed thromboembolism and pneumonia that ensues within 2 to 5 years in 80% of patients. 2 से 5 साल में वो क्या कॉज करवाते हैं? थ्रोम्बोएम्बोलिज्म एंड नमोनिया। डायग्नोज कैसे करेंगे? कैथेटराइजेशन टू मेजर द प्रेशर्स, कैन ऑल्सो यूज ट्रांसथोरेसिक डॉपलर इकोकार्डियोग्राम, हम प्रेशर्स मेजर करेंगे टू डायग्नोज। अगर प्रेशर हमारे पास मोर देन 30 mmHg ऑन द एक्सरसाइज एंड मोर देन 25 mmHg ऑन रेस्ट है तो दैट इज पल्मोनरी हाइपरटेंशन। चेस्ट एक्सरे, enlargement of main pulmonary arteries, rapid tapering of distal vessels, right ventricular enlargement, electrocardiogram, right axis deviation होगी because of right ventricular enlargement, right atrial enlargement and ST and T wave changes होंगे due to the right ventricular strain. ट्रीटमेंट कैसे करेंगे?
कन्वेंशनल थेरेपीज़ देंगे, जो भी कॉज़ होगा उसमें अंडरलाइंग कॉज़ के बेस पे हम उसकी कन्वेंशनल थेरेपीज़ करेंगे, ऑक्सीजन सप्लीमेंटेशन करेंगे, ठीक है, इन केस ऑफ हाइपोक्सिया रिलेटेड विद एनी डिजीज़, कॉर्निक ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स देंगे, एंटीकोगुलेशन देंगे इन केस ऑफ एनी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डिलॉक्सिन देंगे, डायूरेटिक्स देंगे, ठीक है, प्रेशर वॉल्यूम ओवरलोड में। अदर कोर्सेज हम क्या दे सकते हैं, रिसेंटली डेवलप जो हमारे पास स्पेसिफिक थेरेपीज़ हैं जैसे कि प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग्स हैं, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि एंडोथेलियल डैमेज भी है जिसमें की वजह से वेजो रेगुलेटरी मैकेनिज्म डिस्टर्ब है, प्रोस्टासाइक्लिन इज रिड्यूस, नाइट्रिक ऑक्साइड इज रिड्यूस, एंडोथेलिन इज इंक्रीज, तो उसको भी हम एक थेरेपी बेस बना सकते हैं, प्रोस्टासाइक्लिन एनालॉग दे सकते हैं, एंडोथेलियल रिसेप्टर एंटागनिस्ट दे सकते हैं, इनहेल नाइट्रिक ऑक्साइड दे सकते हैं टू इंड्यूस वेजोडाइलेशन। Phosphodiesterase 5 inhibitors have improved the outcome in many patients because why? Phosphodiesterase 5 inhibitor क्या करेगा, थ्रोम्बोक्सिन A2 को जनरेशन को डिक्रीज करेगा, एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 इज वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर, ठीक है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन को वो मिनिमाइज करेगा। लंग ट्रांसप्लांटेशन प्रोवाइड्स डेफिनेटिव treatment for selected patients. Has been successful in animals and may be possible for human in future.